देखो, तुम्हारा मैंने जब बताया था साइक के अंदर, यू फर्स्ट हैव योर पीपी एंड यू फर्स्ट हैव योर टैट, देन यू हैव योर बैट, देन यू हैव योर एसआरटी, एंड देन फर्दर यू हैव योर एसडीटी। ठीक है, तो ये तुम्हारे जितना भी साइक टेस्ट बैटरी है उसके अंदर ये सारी चीजें होती है। हमने ऑलरेडी वैट के बारे में बात कर ली, एसआरटी के बारे में बात कर ली। लेट्स कम बैक टू टैट। सो टैट के अंदर द फुल फॉर्म फॉर योर टैट इज थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ऑलराइट, नाउ जिस तरह से तुम टैट के अंदर स्टोरीज लिखते हो वैसे ही स्टोरीज तुम लोग पीपीएनडीटी में लिखते थे। देयर इज अ डिफरेंस इन दैट। क्या डिफरेंस है? वो ये है कि जब तुम पीपीएनडीटी में स्टोरी लिखते थे, तुम एक बॉक्स के अंदर कैरेक्टर्स का डिटेल भरते थे और एक्शन पार्ट लिखते थे। यहाँ पे सिर्फ वो एक चीज जो है वो नहीं रहेगी। दूसरा, अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डू यू परसीव थिंग्स। टैट के अंदर फर्स्ट यू ऑब्जर्व समथिंग व्हाट इज शोन इन द पिक्चर, एंड देन you'll perceive things out of it, then you'll try and relate it with whatever you have already experienced in life. Experience can be of different types. जैसे कि हम एक्सपीरियंस किसको बोलते हैं? जिन लोगों को आइडियाज नहीं आते हैं स्टोरी का। तो स्टोरी के आइडियाज किस तरह से आएंगे? समथिंग दैट यू मस्ट हैव हर्ड, समथिंग दैट यू मे हैव वॉच्ड, alright, something that you yourself must have done, something that you may have seen, seen तो हो गया चलो, लेकिन something that somebody else must have told to you। ठीक है, ये सारी चीजें। और एक समथिंग दैट यू मे हैव रेड। हर्ड कैसे हो सकता है कि तुमने कोई पॉडकास्ट सुना होगा, तो वो तुम्हारा पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस बन जाता है। समथिंग दैट यू मे हैव वॉच्ड, कोई अच्छा मूवी या कुछ डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखा होगा तुम लोगों ने इस तरह से। या यू मस्ट हैव सीन समथिंग इन जनरल, तुमने कहीं पे तुम गए हो, कोई रेलवे स्टेशन पे बैठे हो, देन यू रियलाइज दैट दिस थिंग कैन बी चेंज्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, सो हमें सोलर पैनल लगवाना चाहिए, बट सोलर पैनल तुम तो नहीं लगा सकते एज अ पैसेंजर, तो कौन लगाएगा? तो जो प्रॉपर अथॉरिटीज हैं वो लगाएंगे। सो व्हाट इज दैट वन पर्टिकुलर अथॉरिटी जो सोलर पैनल लगाने के लिए यहाँ पे लाइबल है, या जो कि ये इनिशिएटिव ले सकता है ना? तो उसमें कौन सी पोस्ट होगी फिर जो ये करेगा सबसे पहले? तो इस तरह से तुम सोच सकते हो। फिर व्हाट यू मस्ट हैव डन, लाइक फॉर एन एग्जांपल, तुम लोगों ने एक एनुअल फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज किया था, तो तुम्हें वो याद आएगा। जैसे कोई फंक्शन या कोई इवेंट होगा, उसका अगर पिक्चर दिखेगा सॉर्ट ऑफ, तो तुम्हें उसी से रिलेट होगा जाके। क्यों? क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस, तुमने ऑलरेडी किया है ना? और फॉर एन एग्जाम्पल, ये नहीं है, तुम लोगों ने किसी को ड्राउनिंग पर्सन को बचाया होगा रियल लाइफ में, है ना? तो या तो वो तुमने देखा होगा किसी और को बचाते हुए, तो तुम्हें वो याद आएगा कि उसने क्या क्या स्टेप्स लिए थे। या यू योरसेल्फ मस्ट हैव सेव्ड समबडी, तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा यार सो एंड सो पर्सन को मैंने उस टाइम पे बचाया था, कुछ कुछ वैसा सा सीन लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा उस केस में, या मैंने क्या किया था। तो वो चीज को लेके तुम लोग अपनी स्टोरी लिख दोगे। देन समथिंग समबडी मस्ट हैव टोल्ड टू यू, तुम्हारी दीदी आई या तुम्हारे भैया आए या तुम्हारे पापा आए, उन्होंने कोई एक स्टोरी बताई, है ना? अभी एक एक तुम्हें स्टोरी, जैसे कल हम लोगों ने एक पिक्चर कर लिया, परसों एक पिक्चर कर रही थी जिसमें ऐसे एक माउंटेन था और उसके ऊपर यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स दिख रहे थे तुम्हें, और 4 कैरेक्टर्स ने जो है यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो नॉट ऑल ऑफ यू आर इन द फोर्सेस ना, तो फिर कैसे स्टोरी लिखोगे? वो तो तुमने देखा भी नहीं होगा। क्यों लिख पाते हो फिर उस पर स्टोरीज? क्योंकि हो सकता है कि तुमने ऐसी कोई मूवी में कुछ देखा होगा। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे कि लक्ष्य मूवी से वो जो है इंस्पायर होके लिखा ना उसने, तो वो क्या था? लक्ष्य वाला उसको एक्सपीरियंस था, इसलिए सो इट्स पार्ट ऑफ लाइक द एक्सपीरियंस ओनली, है ना? फिर कुछ बताया होगा, लाइक यू आर इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट बाय योर सराउंडिंग्स ऑल्सो, बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो किसी ने कुछ बताया होगा, या किसी लेट्स से कि तुम्हारे किसी सीनियर ने आके बोला होगा कि आई हैव डन दीज थिंग्स, मैंने ये माउंटेनियरिंग कोर्स किया है, ऐसे ऐसे किया था मैंने, इसके लिए पहले ये प्रिपेयर किया। अच्छा भैया आपने कैसे प्रिपेयर किया प्लीज बता दो। तो ही टोल्ड यू कि मैंने ये स्टेप्स लिए थे, तो तुम्हें वो रिकॉल होगा तुमने अपनी स्टोरी वहां पे लिख दी इस तरह से। और यू मे हैव रेड समथिंग, न्यूज़पेपर में तुमने कुछ हीरोइक एक्टिविटी, हीरोइक कोई एक्टिविटी थी किसी की, या कोई हीरोइक स्टोरी थी जो तुमने पढ़ी, या कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरी थी, या कुछ इनोवेशन था डिफरेंट सा, तो तुमने वो सारी चीजें पढ़ी थी तो वो लिख दी, है ना? सो ये सारी जो चीजें हैं ये तुम्हारे एक्सपीरियंस का पार्ट होती है। नाउ इट्स द फर्स्ट थिंग इन योर फर्स्ट टेस्ट इन योर
साइकोलॉजी टेस्ट बैटरी, इसके अंदर जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वैट, टैट, वैट, एसआरटी एंड देन फाइनली एसडीटी। नाउ जो तुम्हारा साइक होता है एएफएसबी में, इट हैपेंस ऑन द वेरी फर्स्ट डे इटसेल्फ। मैंने तुम्हें पहले भी बताया, बहुत ज्यादा बातें करके, हाँ ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो तुम्हारे जो फर्स्ट डे एएफएसबी में जब तुम जाते हो तो वेरी फर्स्ट डे इटसेल्फ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेरी फर्स्ट डे इटसेल्फ यू विल हैव योर पीपीएनडीटी, अलोंग विद दैट राइट आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ योर पीपीएनडीटी some break will be given to you like for half an hour or an hour or 2 hours, and then you will have your psych test. तो अपनी जो एनर्जी है उसको सेव करके रखना एंड बी मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, ठीक है। और ये तुम्हारे शाम तक चलेंगे फिर, तो उतना टाइम तुम्हें आदत होनी चाहिए, डोंट गेट एग्जॉस्टेड, हैव दैट स्टेमिना कि वहां पे बैठ के तुम लोग ये पूरे टेस्ट जो है आराम से कंफर्टेबली कर सकते हो। एसएसबी में यूजुअली सेकेंड डे हो जाता है या थर्ड डे हो जाता है। जब टैट के लिए जाते हो उस टाइम पे टेक प्रॉपर स्लीप, बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी के लिए भी अगर जाते हो टेस्ट के लिए, उस टाइम पे भी तुम्हें प्रॉपर स्लीप लेनी है। तुम किसी भी टेस्ट के लिए जाते हो इनफैक्ट उस टाइम पे प्रॉपर स्लीप लेके जाओगे। तुम्हें बहुत छोटी सी बात लग रही होगी ये, लेकिन इस चीज से इतना बड़ा लॉस हो सकता है जिसको तुम समझ नहीं सकते, बिकॉज योर ब्रेन कैनॉट फंक्शन दैट वेल, है ना। या तो तुम लोग इतने ट्रेन होने चाहिए हो कि तुम 3 घंटे 4 घंटे की नींद में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, बट यूजुअली कर नहीं पाते हो। इसलिए टेक गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट। अगर तुम्हें एक दिन पहले अपना होटल बुक करना है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट दैट की रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए तुम्हारा। नाउ देखो टैट के अंदर ना तुम्हें एम्बिग्युअस स्टिमुलाई इज गिवन टू यू, जिसका मतलब ये है कि एक तुम्हें पिक्चर शोन होगा, पिक्चर के अंदर तुम्हें समझ में आएंगी चीजें कि क्या हो रहा है। इफ यू रिमेम्बर पीपीएनडीटी के अंदर ब्लर और हेजी पिक्चर होती है जो कि यहाँ पे नहीं होंगी, है ना। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स द पिक्चर इज वेरी क्लियर टू यू, सामने दिखेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उससे तुम्हें क्या इमेजिन करते हो, तुम क्या अपने आप क्या परसीव करते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। नाउ यू हैव टू इंटरप्रेट एंड गिव मीनिंग इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, सिंपल एज दैट। जो पिक्चर शोन है, जो स्टिमुलाई गिवन है तुम लोगों को, उससे तुम क्या इंटरप्रेट करते हो और फिर तुम उसके बेस पे क्या स्टोरी लिखते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। और ये हर बंदे के लिए अलग अलग होगा क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है ना। एंड रिमेंबर टू नॉट गिव अ डिस्क्रिप्शन द सेम मैनर। जो तुम लोग पीपीएनडीटी के अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, सेम चीज यहाँ पे करोगे। नाउ द स्टोरीज दैट यू राइट बेस्ड ऑन योर थॉट्स, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, तुम लोग अपने जो भी वहां पे आइडियाज हैं वो लिखते हो। जैसे मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बताया, ये सारे क्यूमुलेटिव, इनमें से कोई भी तुम्हारे दिमाग में आएगा, तुम लोग उसके बेस पे एक स्टोरी लिख दोगे, है ना। सो ये सारी चीजों से रिलेट होके कहीं ना कहीं तुम लोगों को एक स्टोरी लिखनी आती है। नो कई बार क्या होता है, स्टिमुलाई कैन बी अ न्यूट्रल वन, जैसे कि कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा उसके अंदर। 3 लोग हैं जो कि पहाड़ चढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है उसके अंदर, है ना। सो वो डायरेक्टली पहाड़ चढ़े, पहाड़ से उतर गए, तो तुमने स्टोरी जो भी है न्यूट्रल रख दी कि ये चैलेंज था, उनको पहाड़ चढ़ना था, या वो ट्रैकिंग करने के लिए जा रहे थे, या फिर माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए जा रहे थे, ये हो गया। इसके अंदर कोई भी स्ट्रेस नहीं गिवन होता, ऊपर चढ़े वापस आ गए, बहुत ज्यादा इसके अंदर ऐसा कोई बहुत चैलेंजिंग नहीं होता। ऐसी तुम्हारे पास में 2 से 3 पिक्चर्स आ गई। फिर आता है सजेस्टिव स्ट्रेस वाली पिक्चर्स, जिसके अंदर तुम्हें लगेगा कि ओ ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इशू हो सकता है, इसके अंदर थोड़ा सा लग रहा है कि यू नो स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं सिचुएशन, है ना, कुछ ड्राउनिंग जैसा जो होता है। या फिर तुम्हें लगेगा ओ यहाँ पे पिक पॉकेटिंग शायद हो रहा है, ऐसा सिचुएशन, या कोई बंदा है वो ऐसे सिर पकड़ के बैठा हुआ है लाइक दिस, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी। देन डायरेक्ट स्ट्रेस होता है। डायरेक्ट स्ट्रेस जानबूझ के दिया जाता है, क्यों? तुम्हारा करेज फैक्टर चेक करने के लिए, तुम्हारा डिटर्मिनेशन चेक करने के लिए। इस केस के अंदर रिमेंबर दिस थिंग कि तुम लोग ऐसे स्ट्रेसफुल अगर पिक्चर्स दिखाई जाती है जिसमें स्ट्रेस बहुत डायरेक्टली शोन है, उस केस के अंदर डोंट ट्राई टू नॉट एक्चुअली सी इट। हम कोशिश करते हैं कि अरे यार मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है तो छोड़ो, इसको इग्नोर कर लेते हैं, हम इसको कुछ और बना लेते हैं। जैसे वो डेथ केस वाला मैं बोल रही थी, यूजुअली लोग जो है डेथ केस को डेथ केस जो है एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं स्किट है ये, या कुछ और बना लेते हैं कि द पर्सन वाज इल, उसको जो है गीला कपड़ा ओढ़ाया है और वो ठीक हो गया कुछ टाइम बाद में। नहीं, वो क्लियर कट डेथ केस है। एक्सीडेंट केस को एक्सेप्ट ही नहीं करते, एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। जब दिख रहा है वहां पे
ऐसे तुम्हें मार्किंग्स दिख रही है कि ब्लीड आउट हुआ है, तो वो वुंडेड है पर्सन ऑब्वियसली। उस केस में तुम क्या करोगे इज व्हाट यू हैव टू राइट। समझ गए? तो इस तरह से जो स्ट्रेसफुल होता है उसके अंदर करेज फैक्टर दिखाना है तुम्हें। अभी इसमें क्या होगा, स्ट्रेस, नेगेटिव या डिफिकल्टी, ऐसा अगर कुछ होता है, जैसे कि एग्जांपल्स जो मैंने लिखे हुए हैं, देखो, पिक पॉकेटिंग हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हरासिंग हो गया, किसी के साथ में फाइट दिखा रहे हैं, पैनिकिंग सिचुएशन दिखा रहे हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन दिखा रहे हैं, है ना? तो ये सारे तुम्हारे स्ट्रेस बेस्ड जो पिक्चर्स आती है उनके ऊपर होता है। तो इनको इग्नोर नहीं करना है कि नहीं नहीं वो तो ठीक थे, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, नहीं, एक्सेप्ट इट। फिर उसके बारे में तुम लिखोगे कि देन फर्दर द हीरो टुक स्टेप्स। वो स्टेप्स पॉजिटिव स्टेप्स होने चाहिए, आउटकम पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? पिक पॉकेटिंग हो रहा है तो ये मत लिख देना कि हीरो जो है वो पिक पॉकेटिंग कर रहा था। हीरो की जो क्वालिटीज निकल के आएंगे स्टोरी से, दोज क्वालिटीज आर इनडायरेक्टली योर ओन क्वालिटीज, बिकॉज एवरीथिंग दैट यू आर राइटिंग इन योर साइक वो तुम्हारे दिमाग से निकल के यहाँ पे आ रहा है, पेज के ऊपर, तुम्हारे रिस्पॉन्स शीट में आ रहा है, डोजियर में आ रहा है। Everything that you write is based on what you think, and what you think makes up your personality. It's what is there inside your head, as I always say ना। तो ध्यान रखोगे इसका। देखो जैसे ये सब सिचुएशन आ गई, हम we tend to go in a state of denial। कैसे? हम बोलेंगे नहीं 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 एक्सीडेंट तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक्सीडेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है कि हमें नेगेटिव मानना ही नहीं है कुछ भी। बोलते हैं ना पॉजिटिव स्टोरी लिखो, पॉजिटिव स्टोरी लिखो, वो इतना ज्यादा सिखा दिया है कि हमें लगता है कि हर चीज के अंदर पॉजिटिव देखना है। पॉजिटिव स्टोरी लिखने का मतलब ये है इवन व्हेन द सिचुएशन इज अ नेगेटिव सिचुएशन, इवन इफ द सिचुएशन इज समथिंग व्हिच इज नॉट व्हाट यू रियली एक्सेप्ट एंड समथिंग दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट, है ना, लेकिन वो हो गई है, उसके बाद में आप उसको कैसे, हाउ डू यू गो अहेड विद इट, उसको पॉजिटिवली लिखना है आपको। समझ गए? जैसे मैं आप लोगों को नेगेटिव और पॉजिटिव थीम्स वाली बात बता दी थी मैंने आपको पीपीएनडीटी के अंदर। इफ देयर इज अ नेगेटिव थीम तो उसको कैसे आप यू विल टेक। वैसे नेगेटिव पॉजिटिव थीम जैसे कोई टर्म होती नहीं है, इट्स जस्ट दैट आई एम टेलिंग यू आपके सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए कि अगर कोई नेगेटिव सिनेरियो या स्टिमुलाई इज गिवन टू यू, आपको लग रहा है कि अच्छा ठीक है ये जो सिचुएशन है ये नेगेटिव है शायद इसके अंदर, तो फिर आप उसको कैसे परसीव करते हो। और पॉजिटिव अगर दिया गया तो उसको जबरदस्ती नेगेटिव मत बनाना, उसके अंदर जबरदस्ती प्रॉब्लम, दो वर्ड्स है, स्टोरी मेक अ पॉजिटिव स्टोरी एंड थीम कभी भी नेगेटिव मत रखो। तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज के पीछे इतना ज्यादा पड़ जाते हैं जिसकी हद नहीं है। समझ रहे हो? पॉजिटिव जैसे ही आ गया तुम्हारा सिनेरियो तो उसके अंदर जबरदस्ती नेगेटिव भी मत डालना। अ पर्सनैलिटी दैट इज नेगेटिव वो जबरदस्ती कोशिश करेगी कि हर चीज के अंदर वो डिप्रेशन, इफ यू आर इन डिप्रेशन ना, या तुम रहे हो या तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर हो, तो तुम स्टोरी के अंदर लिखोगे यू आर समबडी जो कि हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढता है, तो यू विल राइट दिस थिंग दैट दिस पर्सन या जो भी कैरेक्टर है ही वेंट अपहिल एंड ही सॉ अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी देयर। इट वाज नॉट इजी अ क्लाइंब, इट वाज नॉट इजी अ क्लाइंब, फाइन, दैट इज समथिंग दैट यू कैन राइट। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, स्टॉर्म वाज कमिंग। कहाँ है स्टॉर्म? उधर है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा पिक्चर के अंदर। तुम जबरदस्ती चीजों को क्यों परसीव कर रहे हो जो कि है ही नहीं वहां पे, जस्ट बिकॉज डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए। फिर अपने हीरो को सुपर हीरो दिखाना है तुम्हें इसलिए। हाँ, यस, यू नीड टू इम्प्रूव द चैलेंज दैट यू आर गिविंग इन द स्टोरी, क्योंकि चैलेंज दोगे तभी उसका डिटर्मिनेशन, उसका करेज और बाकी फैक्टर्स निकल के आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, है ना? सो बट तुम्हें एज सच कॉन्शियसली यू डोंट हैव टू पुट इन सारे के सारे OLQs की मैं ये OLQ लिख देता हूँ। और एक तो बच्चे क्या करते हैं, जानबूझ के ये लिखते हैं एस्पिरेंट्स कि इसके अंदर मैं OLQ लिख देता हूँ, ये है ना, कि इन्फ्लुएंस द ग्रुप। इन्फ्लुएंस द ग्रुप इज स्टिल फाइन, बट डायरेक्टली जो वर्ड्स हैं, करेज को लिख देगा, मोटिवेशन, ऐसे जो वर्ड्स हैं ये डायरेक्टली लिखने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। वो अपने आप इट विल बी डिड्यूस्ड आउट फ्रॉम द स्टेप्स दैट यू आर राइटिंग। ही इनिशिएटेड, अब इनिशिएटेड मतलब हर जगह इनिशिएटेड 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 12 की बारी स्टोरीज के अंदर। क्यों? ही रश्ड टू दैट प्लेस, ही क्विकली रश्ड टू दैट प्लेस, his speed of decision was very good। क्यों लिख रहे हो? When he quickly rushed to that place, he gave a first aid that shows speed of decision in itself, है ना, दिख रहा है ना वो। तो तुम्हें अलग से लिखने की क्यों जरूरत है OLQs? दैट मीन्स कि तुम लोग कॉन्शियसली उसमें लिखना चाहते हो ये सारी चीजें। क्योंकि बोला जाता है कि ये हो जाएगा, एनसर्कल हो जाएगा, तुम्हारी OLQs दिख जाएगी। ऐसा नहीं है, जबरदस्ती नहीं डालना है कॉन्शियसली, वो अपने आप आएगा। द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग,
सारी चीजें अपने आप रिड्यूस हो जाती है वहां पे। देखो, जो तुम्हारे कैरेक्टर शोन होते हैं टैट के अंदर, उनकी, हाँ बताओ भारती। जी, अगर राइट जैसी सिचुएशन हो तो उसमें मतलब फॉर एग्जांपल सभी पीपल हैं इन्वॉल्व हैं फाइट में एंड अ सिंगल पर्सन इज ऑब्जर्विंग देम, तो मैम उस टाइम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल एक पर्सन तो इतने सबको शांत नहीं कर सकता ना। तुम्हारा तुम्हारा जो हीरो होगा, क्यों नहीं कर सकता, तुम्हारा जो हीरो होगा, मेक योर हीरो द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर दैट यू सी इन द पिक्चर। इस केस के अंदर सबसे, इस पिक्चर के अंदर सबसे प्रोमिनेंट कैरेक्टर कौन होगा? जो डिस्टेंटली चीजों को देख रहा है या जो, वही होगा। हाँ। हाँ, है ना, प्रोमिनेंट कैरेक्टर है ना, अलग से दिख रहा है तुम्हें, तुम्हारे भी, इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ डू यू थिंक एंड whom डू यू थिंक इज द प्रोमिनेंट कैरेक्टर। बेस्ड ऑन दैट तुम्हारी स्टोरी बनेगी। हो सकता है प्रोमिनेंट कैरेक्टर उस राइट में से कोई बंदा होगा, बट क्या तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा, मेन कैरेक्टर और हीरो ऐसा होना चाहिए जो कि दंगे भड़का रहा है, या ऐसा होना चाहिए जो कि दंगों को शांत कर रहा है? टेल मी, कॉमन सेंस यूज करके। शांत शांत जो कर रहा है वही होगा। शांत कर रहा है वही ना। मैं तो नाउ थिंक अबाउट इट कि हेल्प नहीं मिलेगी। हाँ तो लगेगी, व्हाई नॉट, व्हाई कांट यू टेक समबडीज हेल्प इफ यू आर, लेट्स से, सब छोड़ो, you are a person in the administration XYZ whatever post, and you were given the task, yeah, you are the authority who has to take the actions. Some people in your organization, yeah, you saw that let's say, सब छोड़ो, कुछ लोग स्ट्राइक पे बैठ गए और तुम डीएम हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, है ना, या डीसी हो, जो भी तुम्हारे स्टेट में बोलते हैं उस पोस्ट को। उस केस के अंदर इफ यू आर अ डीएम, व्हाट वुड यू डू? तुम ये बोलोगे कि मैं अकेला हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे तो 500 लोगों का स्ट्राइक हो गया। नहीं, लोकल अथॉरिटीज की हेल्प ले लूंगी, तब तो सही है। तो तुम्हारे पास में ऑप्शंस हैं। यू फर्स्ट लोकल अथॉरिटीज की भी क्यों हेल्प लोगे? जब भी कोई राइट होगा या ऐसा कोई सिचुएशन होगा या ऐसी कोई स्ट्राइक होगी, राइट छोड़ो, स्ट्राइक होगी, तुम मान रहे हो कि वो राइट है ना, हो सकता है कि वो स्ट्राइक भी हो सकती है। स्ट्राइक का हमेशा एक लीडर होता है ना। स्ट्राइक के लीडर को उठाओ, उसको बुलाओ, ब्रिंग हिम टू योर ऑफिस, यू विल हैव अ नेगोशिएशन विथ हिम। यही तो होता है। और क्या करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जब किसी भी स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट होती है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो सबसे पहले वो जो भी प्रोटेस्ट हो रही होती है, उसके लीडर को बुलाया जाता है। 2-3 प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बोलूंगी, लेकिन उस यूनिट के, जो कि जाके मिलते हैं। ही और शी, जो भी लीडर होता है, 2 या 1 या जो भी है, वो जाके डिस्कस करेंगे, वॉट एवर बी द सोल्यूशन या वॉट एवर बी द टॉक्स, उनके थ्रू होती है, ना कि सारे जो स्ट्राइक पे बैठे होते हैं वो सब करते हैं। सो दोज पीपल, दे विल पुट फोर्थ द डिमांड, DM will listen to those demands and then he will decide whether the demand is fine or not, है ना। फिर जहां पे उसके पास खुद के पास अथॉरिटी है, वो अपने एक्शंस ले सकता है डायरेक्टली तो लेगा, नहीं ले सकता तो ही विल बी द मीडिएटर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। ऐसा ही होता है ना। गवर्नमेंट को डायरेक्टली करना होता है तो डायरेक्टली उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में बात करी जाती है। सही है, टेबल डिस्कशंस होंगी पहले, टेबल डिस्कशंस होगा सबसे पहले तो। फिर यू नीड टू गो एंड आस्क द पीपल, अगर वो भी नहीं मान रहे तो तुम लोकल लोगों की जो है हेल्प ले सकते हो। उसके अंदर जो लोकल पार्टीज हैं उनकी हेल्प ले सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हो। क्यों लोगे रिलीजियस लीडर्स की हेल्प? क्योंकि लोग जिनकी बात मानते हैं ज्यादा, आप उन्हीं की तो हेल्प लोगे, है ना। रिलीजन का मतलब ये है, रिलीजन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स के जो लोग होंगे वही तो स्ट्राइक्स पे बैठे होंगे ना। हर बंदा जो बैठा होगा कहीं से तो किसी तो रिलीजन का होगा, अलग अलग रिलीजन्स के होंगे, तो उनके रिलीजियस लीडर्स को, या उनको नहीं भी लेते हो तो पॉलिटिकल पार्टीज होगी तो उनको। फार्मर्स है तो उनकी कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती है ना। तो फिर किससे बात करोगे? जो फार्मर्स का जो लीडर होगा उससे बात करोगे आप लोग, यही तो करते हैं। वैसे ही जैसे एक कंपनी के अंदर अगर आपके जो वर्कर्स है वो राइट पे चले गए हैं, या राइट पे तो नहीं, प्रोटेस्ट पे जाते हैं, राइट पे नहीं जाते, सॉरी, प्रोटेस्ट पे चले गए या स्ट्राइक पे चले गए, तो क्या करोगे? यूनियन के लीडर से बोलेंगे, क्या करोगे? उनके लीडर से बात करोगे ना। यूनियन होगा, यूनियन का लीडर होगा, लीडर से बात करोगे। सारे लेबर्स के पास में या सारे वर्कर्स के पास में एक एक जाके थोड़ी बात करोगे। यू विल आस्क व्हाट इज द डिमांड, तो वो एक लिस्ट होगी, लिस्ट देंगे कि ये सर ये प्रॉब्लम्स है कंपनी के अंदर, वी वांट अ रेजोल्यूशन फॉर द सेम।
तो अगर आपके पास अथॉरिटी है तो आप वो कर सकते हो उसको रेजोल्यूशन, नहीं है तो यू विल ब्रिंग इन द आईज ऑफ द अथॉरिटीज, अपर अथॉरिटीज, हायर अथॉरिटीज। हाँ बताओ। जी मैं ये बोल रहा हूँ, जब हम आपने बोला ना कि स्ट्राइक होगी, तो स्ट्राइक जब भी करते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो पहले परमिशन लेते हैं ना डीएम की, कि हमें करने जा रहे हैं। विदाउट परमिशन करेंगे तो वी कैन राइट ना कि उनको पहले हमने वार्निंग दी है। ये क्यों लिख रहे हो? तुम्हारा हीरो है उसमें, ये क्यों लिख रहे हो? ये सारी चीजें क्यों लिख रहे हैं? द स्ट्राइक हैज हैपेंड, उस स्ट्राइक को उसने कैसे, किस बात की स्ट्राइक है, पहले तो उस पर डिस्कस कीजिए। सोचो, मतलब डिस्कस क्या करना है, सोचो। फिर वो स्ट्राइक हुई है तो उसको कैसे हैंडल किया है इज ओनली व्हाट यू हैव टू राइट, है ना। इफ देयर इज अ स्ट्राइक तो डिमांड होगी कुछ, तो इस डिमांड के लिए स्ट्राइक हुई थी, उसको कैसे हैंडल किया ये लिखोगे। फौज के अंदर स्ट्राइक मत करवा देना, फौज में स्ट्राइक नहीं होती है, ध्यान रखना सारे लोग, है ना। कॉमन सेंस यूज करना अपनी स्टोरी के टाइम में। तो देखो, तुम्हारे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका फेशियल एक्सप्रेशंस चेक करो, फिर उनके एक्शंस व्हाट दे आर डूइंग एग्जैक्टली इन द पिक्चर, ये चेक करना है। फोरग्राउंड चेक करो, बैकग्राउंड चेक करो, एलिमेंट्स इन द पिक्चर क्या क्या है वो चेक करो। फिर बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, सारी चीजों को मिला के यू विल राइट अ स्टोरी। इससे आपको क्या आइडिया आता है, फिर आप स्टोरी लिखेंगे। तो 30 सेकेंड्स रूल जो मैंने आपको पीपीएनडीटी के टाइम में बताया था, तो सेम थिंग अप्लाइज हियर आल्सो। यू विल बी गिवन 30 सेकेंड्स टू ऑब्जर्व द पिक्चर इन टैट एंड देन 4 minutes टू राइट योर स्टोरी। ओके, सो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं वापस से लिख देती हूँ ये चीज, क्योंकि बहुत लोग फ्रेशर्स भी होंगे इधर। सो फॉर योर टैट you are given 30 seconds to observe the picture and then 4 minutes write the story. Now ये कब तक होगा? ऐसे आपको 11 pictures will be shown to you, ठीक है। 11 पिक्चर्स के बाद में आपके सामने एक ब्लैंक स्लाइड आएगी। ब्लैंक स्लाइड का मतलब क्या है, ये 12th होगी। ब्लैंक स्लाइड का मतलब ये है कि अभी यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं दी गई है आपको, तो यू कैन राइट अ स्टोरी ऑन योर ओन। जो मैंने आप लोगों को बोला था कि एक ब्लैंक स्टोरी लिखने की कोशिश करना, चाहे आपको जैसे समझ में आती है, जो समझ में आती है। नाउ दैट यू नो हाउ टू राइट अ स्टोरी, तो ब्लैंक स्टोरी लिखने की कोशिश करोगे। नाउ इसके अंदर ध्यान रखना, ना तो यहाँ पे कैरेक्टर्स के बारे में आपको कुछ मेंशन करना है, ना ही आपको एक्शन के बारे में मेंशन करना है। तो आप अपना स्टोरी को स्टार्ट कैसे करोगे? हाँ चलो, ये देखो, ये रहा, है ना। इसी तरीके से टैट के अंदर 11 पिक्चर्स विल बी शोन टू यू, पर टोटल 12 स्टोरीज आपको लिखनी है। पर पिक्चर आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे जस्ट टू ऑब्जर्व द पिक्चर एंड देन 4 minutes टू राइट द स्टोरी। अगेन द सेम थिंग, 30 सेकेंड्स तक डू नॉट राइट एनीथिंग, अच्छे से ऑब्जर्व करो उसको। ऑब्जर्व करने के बाद में यू स्टार्ट राइटिंग योर स्टोरी। ऐसे करते करते 11 स्टोरीज आपने लिख ली, फिर आती है ब्लैंक स्टोरी। उसके अंदर आपको टोटल 4.5 minutes मिल जाते हैं, क्योंकि 30 सेकेंड्स के लिए जो आपको पिक्चर शो होती है वो नहीं होती है, ब्लैंक स्लाइड होती है। तो इसलिए आप लोगों को यू स्टार्ट राइटिंग योर स्टोरी। नाउ राइट एनी स्टोरी दैट कम्स टू योर माइंड, टोटल आपके ऊपर आइडिया है उसके अंदर। तो ब्लैंक स्टोरी में क्या करोगे, 2 तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। एक तरीका ये है कि आप जब ब्लैंक स्टोरी लिख रहे हो, आप प्रिपेयर होके नहीं जाओ घर से, है ना। तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे बोलेंगे कि अरे यार पहले से लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे जैसे जैसे स्टोरीज आती है बेस्ड ऑन दैट तेरे को जो 12th में आइडिया आता है वो लिख दे, स्पॉन्टेनियस आइडिया लिख दे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, विच आई विल सजेस्ट कि आप लोग करें, इज दैट यू एट होम इटसेल्फ यू राइट डाउन अ स्टोरी, और उसको आप आराम से पढ़ के चले जाओ, उसको आराम से लिख के चले जाओ, थोड़ी प्रैक्टिस करके चले जाओ। रीजन बीइंग बिकॉज इसमें आपको अगर टाइम मिल जाता है तो बाकी की जो स्टोरीज है उनको फिनिश कर सकते हो इन दैट टाइम। तो अगर आपने ये 4 मिनट या 3.5 मिनट में लिख लिया तो फिर बाकी की स्टोरी लिख सकते हो। दूसरा ये है, क्योंकि ब्लैंक स्लाइड होती है, एट टाइम्स यू मे नॉट गेट द आइडिया कि आपको क्या लिखना है ना। तो टाइम लग जाएगा, फिर ब्लैंक स्टोरी जो है वो आपकी आधी बीच में रह जाएगी। तो ब्लैंक स्टोरी फिनिश हो जानी चाहिए। नाउ कई बार क्या होता है, आपकी ब्लैंक स्टोरी तो आपने ओहो हो इतनी सुंदर लिखी होती है और इतनी अच्छी लिखी होती है,
कि क्या बताएं, और बाकी की जो आपकी 11 स्टोरीज होती है उसमें कोई तो स्टेप्स नहीं होते, उसमें कोई भी एक्शन नहीं होते. सो ऑल योर स्टोरी शुड बी, कंसिस्टेंसी शुड बी मेंटेन, है ना, आपके स्टोरी की क्वालिटी के अंदर. जिस तरह की आप स्टोरी लिख रहे हो सारी स्टोरीज ऑलमोस्ट सेम लिखना, मतलब सेम इन द मैनर ऑफ द क्वालिटी, सारी सेम नहीं लिखना. ध्यान रखना टैट के अंदर यू शुड हैव वैरायटी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर वैरायटी इन योर टैट की स्टोरीज. व्हाट डज दिस वैरायटी मीन्स? इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी पीपीएनडीटी के टाइम में, क्या कंडीशंस बताई थी कि ये सारी चीजें फुलफिल करोगे. 1, the story should be practical. 2, your story should actually be relatable. 3, your story थोड़ी सी यूनिक बनाओ उसको, यूनिक एंड क्रिएटिव, है ना. और यहाँ पे शो वैरायटी. वैरायटी का मतलब ये है कि सारी स्टोरीज में अपने हीरो को जो है स्टूडेंट ही मत बना देना, सारी स्टोरीज में अपने हीरो को इंजीनियर ही मत बना देना, सारी स्टोरीज में फौजी भाइयों अपने हीरो को हर जगह फौजी मत दिखाना. शो वैरायटी हर चीज के अंदर. दैट शोज दैट यू आर अ क्रिएटिव माइंड, है ना. तो अलग अलग पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, अलग अलग तरह की स्टोरीज लिखना स्टार्ट करो. और अगर रट के जाओगे 10 या 15 तुम्हारे थीम्स, तो सिर्फ वही आइडियाज आएंगे, उसके अलावा तुम्हें आइडियाज ही नहीं आएंगे. तो यही होगा. और सिमिलर लुकिंग पिक्चर आ गई, लेट्स से a mother and a lady and a boy, a lady and another man, a lady with another woman, a lady with again another lady of younger age, या a lady with a girl. उस केस में कैसे स्टोरी लिखोगे? अगर एक ही स्टोरी लिख के गए हो, एक ही स्टोरी ऐसे कुछ सिमिलर से उसके ऊपर प्रैक्टिस करके गए हो. तो इसलिए अपने दिमाग थोड़ा सा चलते रहना चाहिए तुम्हारा. प्रैक्टिस करना चाहते हो प्रैक्टिस करो, बट उन स्टोरीज को मगअप नहीं करना है ना. तो ये ध्यान रखोगे आप लोग. नाउ जो 12 स्टोरी लिखते हैं या ब्लैंक स्टोरी लिखते हैं, लोग पूछते हैं कि किस तरह से लिखे दीदी, क्या लिखे, व्हाट शुड बी द राइट स्टोरी. देखो देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग फर्स्ट साइक के अंदर. दूसरी चीज ये है कि सब लोग ये बोलेंगे तुम लोगों को कि जो तुम्हारी स्टोरीज होती है ना टैट के अंदर, दैट शुड बी रिलेटेड टू योर पीआईक्यू फॉर्म. नहीं, पीआईक्यू फॉर्म से अलग भी कुछ लिखो. पीआईक्यू फॉर्म में तो हर जगह फिर तुम स्टूडेंट ही बन जाओगे. वैरायटी शो करनी है तो कैसे? हर जगह फुटबॉल मैच फुटबॉल मैच फुटबॉल मैच नहीं दिखाना है. वो तो दिख रहा है पीआईक्यू फॉर्म में कि तुमने किया है. और जैसे ही तुम्हें बॉल दिखाई देगी, जैसे मैं उस दिन भी बोल रही थी, जैसे ही तुम्हें बॉल दिखाई देगी तो तुम्हें याद आएगा, अरे यार बॉल दिख रहा है तो मेरे को तो एक मैच मिला था करने के लिए और हमने कैसे प्रैक्टिस किया था, कैसे जीते थे, वो लिख देता हूँ इसके ऊपर. तो तुम वो लिखोगे अपने आप, है ना. बास्केटबॉल खेला होगा तो बास्केटबॉल याद आएगा तुम लोगों को कि अरे यार उस टाइम पे बास्केटबॉल खेला था, ये कर देता हूँ इसके अंदर, स्टोरी लिख सकता हूँ. लेकिन हर एक के अंदर यही नहीं लिखना है, वो अपने आप आएगा नेचुरली टू यू. तुम्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी खुद को. तो इसलिए अपना जो पीआईक्यू फॉर्म है उसके अंदर से अगर स्टोरी लिखना चाहते हो तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हर स्टोरी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए. बट ब्लैंक स्टोरी अगर लिख रहे हो तो अपने पीआईक्यू फॉर्म से रिलेट करके लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम लोग उसमें स्टेप्स अच्छे लिखोगे, अच्छी स्टोरी लिखोगे उसके अंदर. दैट इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी डन. तो आपको वो याद आया तो आपने लिख दिया, है ना. लेकिन ऐसी जो अगर आपकी स्टोरी होती है उसके अंदर टीम वर्क दिखाओ, लीडरशिप क्वालिटीज दिखाओ, है ना. कुछ ग्राउंड वर्क दिखाना है अपने हीरो से, दैट एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ उसके अंदर, इनिशिएटिवनेस दिखाओ अपने हीरो का. ये सारी चीजें आपकी स्टोरी के अंदर आनी चाहिए. और ये एक स्टोरी नहीं, सारी स्टोरीज में इस तरह की स्टोरीज बनाओ क्या है. और वो कैसे आएंगे? जब आप इन जनरल लाइफ के अंदर भी ऐसी चीजें कर रहे हो या ऐसी चीजें देख रहे हो या पढ़ रहे हो. इफ यू आर इवन सराउंडेड बाय सच पीपल हु आर डूइंग दीज थिंग्स, सो दे विल सर्व एज अ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन फॉर यू पीपल, है ना. होगा कि नहीं होगा? चलो, नाउ कम टू द डूज एंड डोंट्स फॉर योर टैट. सो फर्स्ट थिंग इज ऑब्जर्व करेक्टली. हाँ बताओ. जो ये ब्लैंक स्टोरी है इसमें स्टार्ट में जैसे अपने मतलब कोई भी स्टोरी लिख रहे हैं तो आई से स्टार्ट कर सकते हैं या कुछ? नहीं, बिल्कुल कैरेक्टर नहीं. लेना, सिर्फ कैरेक्टर लेना, और कैरेक्टर में भी अपना नाम मत रखना. एवरी स्टोरी दैट यू आर राइटिंग उसमें किसी और का नाम लिखो, अपना मत लिखो. और शॉर्ट नेम रखना, बहुत लॉन्ग नेम नहीं रखने. अच्छा, एक और चीज देखो, जब तुम अपनी स्टोरी लिखते हो ना, इस पे डूज एंड डोंट्स पे आते रहो. जब तुम स्टोरी लिख रहे हो अपनी यार, तो जब स्टोरी स्टार्ट करते हो टैट के अंदर, उस टाइम पे मैंने बोला था एज नहीं लिखना है पीपीएनडीटी के अंदर, बट टैट के अंदर यू विल हैव अ नेम,
एज्ड डैश डैश, जो भी तुम्हें जिस तरह से भी जो लैंग्वेज में तुम्हें लिखना है वो इंट्रो होगा। क्योंकि इधर ऐसे करके बॉक्स नहीं है और बॉक्स में एनसर्कल नहीं है। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने मुझे पिक्चर्स भेजी, स्टोरीज भेजी है चेक करवाने के लिए, उन लोगों ने मेन कैरेक्टर्स को एनसर्कल नहीं किया VPNDD में। ध्यान रखना, मेन कैरेक्टर को एनसर्कल करोगे। नाउ हियर इन टैट what all things you have to inculcate in your intro. First is name, then age, then उसका जो पोजीशन है वो, और फिर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीजें तुम लोग फर्स्ट वाला जो इंट्रो पार्ट है इंट्रो में रखोगे। ध्यान रखना, इस तरह से लिखोगे अपनी स्टोरी। फिर सेम ही है जैसे तुम लोग PPNDD में लिखते हो, चैलेंज या इशू या फिर कोई गोल है जो कि इंट्रोड्यूस करवाया, फिर स्टेप्स लिखे हैं और फिर फाइनली आउटकम या रिजल्ट लिख दिया। स्टेप्स जो है थोड़े से कम लिखोगे तो इधर चलेगा, बहुत ज्यादा स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़े कम भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी कम होता है और थोड़ा सा टाइम भी कम होता है। उधर 1 मिनट होता है तो उसमें तुम लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेते हो। 1 मिनट दो, आई विल आस्क द क्वेश्चन, डोंट वरी, आई विल आंसर दैट आल्सो। हाँ बताओ, अभी और कुछ है? अनुराग, यू अंडरस्टूड? यस यस, थैंक यू। कई जगह बोलते हैं ना कि लास्ट में लिख दो, हाँ ही थैंक्स हिज टीम, ही थैंक्स अस, वो कंपलसरी तो नहीं है ना स्टोरी में? क्या नहीं है? कि हम बोलते हैं ना लास्ट में लिख दो ही थैंक हिज टीम फॉर द हेल्प, तो ये लिखना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? See, this is common chivalry, common action which everybody should do. 3 golden words, sorry, thank you and please. तो ये तो नॉर्मल चीज है ना। इफ योर टीम इज देयर तो आप उसको मोटिवेट करोगे, क्योंकि फ्यूचर में भी उसके साथ में खेलना, नहीं भी खेलना हो तो कॉमन स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट है ये, कि दैट यू आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग दी अदर टीम। अगर सामने वाली टीम जीती है तो, नहीं जीती है तो यू विल ऑलवेज से ओ वेरी नाइसली प्लेड, बहुत मजा आया तुम लोगों के साथ खेल के, है ना? दैट्स व्हाट यू यूजुअली डू, इजंट इट? अगर आपकी टीम जीती है तो भी आप उनसे अच्छे से बात करेंगे, नहीं जीती है तो भी आप अच्छे से बात करेंगे। और आपकी टीम अगर जीत रही है तो भी आप उनको बोलोगे कि रियली प्लेड वेल गाइस, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम विल विन द मैच। नहीं जीती है तो भी आप उनको बोलोगे वेरी नाइसली प्लेड एवरीबडी, है ना? सो अ लीडर इज समबडी जो कि अगर टीम पूरी जीतती है या टीम सक्सेस मिलती है टीम को, तो ही विल ऑलवेज गिव द क्रेडिट टू द टीम। बट अगर टीम में कुछ भी गड़बड़ होती है या टीम नहीं जीत पाती है तो he will take the blame. He will say this thing, oh, I was not a good leader, next time I'll do this thing, I will change things, I will change my strategy and will win. है ना? सतीश धवन सर का एग्जांपल पता है ना? कलाम सर और सतीश धवन सर। यस दीदी, बताया नहीं पता तो पढ़ना। हाँ बताओ अनुज। मैं डाउट हो गया, आपने एग्जांपल बताया मुझे वाला। ठीक है, ओके। Now let's come to this. Now the do's that you have. First is observe the picture very correctly. Accept whatever is given in the picture, as I've already told you कि उसको denial phase में मत चले जाना, है ना? Then जितने भी कैरेक्टर्स तुम्हें दिए गए हैं पिक्चर के अंदर, try and involve them in your story. अगर 10 कैरेक्टर्स हैं तो वो 10 के 10 डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करना, उनको सबको नाम देने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, बट एज अ टीम उसको इन्वॉल्व कर सकते हो आप लोग, समझ गए? और यहाँ पे तो बॉक्स में मेंशन भी नहीं करना है, तो एज अ टीम 10 लोग है तो 10 लोगों की टीम बना दी, समझ गए? राइट वाला सिचुएशन नहीं लेते, लेट्स से कि स्ट्राइक वाला सिचुएशन है तो उसमें बाकी लोग है ना? तो वो उनका व्यू पॉइंट अगर एक छोटी सी वो डालनी है, तुम लोगों को लाइन डालनी है तो वो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव चीज मत डालना बहुत ज्यादा। देन इफ यू फील कि सिमिलर पिक्चर्स आर गिवन, है ना, स्टिल राइट डिफरेंट स्टोरीज। क्रिएटिव और थोड़ा सा इनोवेटिव माइंडसेट रखना है अपना, कि सिमिलर लुकिंग पिक्चर्स है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और एक और एग्जांपल देती हूँ, मेरे को एक एसएसबी में ऐसी थीम्स आई थी कि अ लेडी वाज अनपैकिंग और पैकिंग, समझ में नहीं आ रहा था, मतलब सूटकेस खुला हुआ था और बेड पे रखा हुआ था, एंड देयर वाज अनदर लेडी बिहाइंड हर, है ना, एल्डरली लेडी। फर्स्ट ये था। दूसरा ये था लेडी वाज सीटेड ऑन अ सोफा। तीसरा ये था लेडी वाज एंटरिंग इनसाइड अ हाउस। चौथा ये था कि लेडी वाज देयर विद अनदर मैन, है ना, कुछ तो वो बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था ना। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, हैपनिंग कुछ नहीं है, नॉर्मल लुकिंग पिक्चर्स हैं। इन पिक्चर्स में तुम लोगों को अलग अलग आइडियाज लिखने हैं, ये नहीं कि एक ही आइडियाज, एक जैसे सिमिलर जो आइडियाज है वही कर रहे हो, कि हर बार डिस्कशन ही कर रहे हो ट्रिप के ऊपर कि ट्रिप पे जाना है। एक बार तुम जो लेडी है, तुम्हारा हीरो जो है, वो अपनी मदर को कन्विंस कर रहा है एक स्टोरी के अंदर
दूसरी स्टोरी के अंदर वो ट्रिप के लिए पैकिंग कर रहा है, तीसरी स्टोरी में वो अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रही है कि लेट्स गो टू दिस प्लेस या ऐसे करके। तो वो नहीं करना है, क्रिएटिविटी दिखाओ अलग अलग। उसके बाद में theme should be creative and need not be always influenced based on your PIQ form as I've already told you, ठीक है। 3-4 स्टोरीज ऐसी लिखनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। स्टेप्स और एक्शंस ऑफ हीरो शुड बी रिटन, क्योंकि इससे तुम्हारे हीरो के कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनालिटी ट्रेट्स बाहर आएंगे, which in turn will bring your personality traits as I told you during your PPND, ठीक है। Then first thought या जो थीम तुम्हारे दिमाग में आता है, when seen the picture, go with that. Do not try and change the themes. यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा करता हूँ, नहीं, जो पहली बार आ गया दिमाग में वही लिख डालो, बिकॉज दैट्स योर नेचुरल रिस्पॉन्स टू दैट पिक्चर, और वो चेंज नहीं करना है क्योंकि साइकोलॉजी टेस्ट है, इसलिए चेंज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ट्राई टू फिनिश ऑल द स्टोरीज। ये ऐसा होता है कि कई लोग फिनिश नहीं कर पाते, इसलिए तुम्हें अभी से प्रैक्टिस में डालना है ये चीज कि तुम लोग जल्दी लिख रहे हो एंड यू आर एबल टू फिनिश द स्टोरीज, है ना। देन put your pen down as soon as the assessors will tell you or the instructions are that your time is up. जैसे ही बोला ये पेन हाथ में था, लिख रहे थे, एक वर्ड भी नहीं लिखोगे, पेन साइड में रख दोगे, बड़े पोलाइटली, टक करके आवाज नहीं आनी चाहिए, बड़े पोलाइटली साइड में पेन रखा और आराम से बैठ जाओ, ठीक है। नो, और अपनी स्टोरी के अंदर ध्यान रखो टू शो योर ट्रू सेल्फ, जो तुम हो वो दिखाना है तुम्हें, झूठ नहीं दिखाना है, जबरदस्ती OLQs नहीं दिखाने हैं, वो अपने आप निकल के आएंगे। ओके आजाद, आई टेक यू डाउट, 1 मिनट दो मुझे, आई जस्ट फिनिश विद एवरीथिंग, देन विल आई नीड टू हैव अ लिटिल बिट मोर कन्वर्सेशन ऑन फ्यू थिंग्स। देन डू नॉट राइट एनीबडी एल्सेस स्टोरी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सबसे पहले बतानी चाहिए थी मुझे। तुम लोग किसी और की स्टोरी पढ़ते हो, तुम्हें लगता है ये रिकमेंडेड कैंडिडेट है, तुम्हें लगता है ये असेसर ने मुझे बताया है, प्रीवियस असेसर ने, तुम्हें लगता है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, तुम्हें लगता है ये मेंटोर ने बताया है स्टोरी, इसमें तो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स जैसा कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, तुम लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा करोगे तो किसी और की पर्सनालिटी जो है वो तुम लोग पोर्ट्रे कर रहे हो यहाँ पे, जो कि तुम्हारी है ही नहीं। तो कर्मा वाचा मनसा गया, अलग अलग हो गए तीनों के तीनों, क्या फायदा उससे? कोई फायदा नहीं है ना। सो एवरीथिंग शुड अलाइन विथ रिस्पेक्ट टू योर पर्सनालिटी, not of somebody else's who has already been recommended. Then there should be no mugged up theme, ये मैं already बता चुकी हूँ। एक पर्सन का दूसरे पर्सन से आइडियाज चेंज हो सकते हैं, तो मग अप नहीं करना है ना। नो राइट और रॉन्ग रिस्पॉन्स, कोई भी टैग की पिक्चर उसमें कोई राइट या रॉन्ग नहीं होता है। देन बहुत सारे गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस को दिमाग में लेके तुम लोग जब स्टोरी लिखने जाते हो या कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करने जाते हो, तो यू टेंड टू सप्रेस द रियल सेल्फ, वो नहीं करना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, समझे। और ये सारे टेस्ट के लिए जो इंस्ट्रक्शंस SSB में दिए जाए, दोज आर दी फुल एंड फाइनल इंस्ट्रक्शंस उस टाइम के लिए, उस SSB के लिए, उनको फॉलो करोगे। बाकी जो चीज तुमने सीखी है उसको चलने दो, अगर वो सही नहीं है, ऐप्ट नहीं है, तो उसको साइड में कर दो। पता है लाइफ में सबसे बड़ा डिफिकल्ट चीज क्या है? इट्स नॉट टू लर्न अ न्यू थिंग, इट्स टू अनलर्न एन ओल्ड थिंग, है ना। सबसे बड़ा डिफिकल्टी इज नॉट दिस। व्हाट इज डिफिकल्ट? इट इज अनलर्न समथिंग। जो ऑलरेडी सीख चुके हो उसको भूलना ज्यादा मुश्किल होता है, नई चीज को सीखना ज्यादा इजी होता है। तो अनलर्न एनीथिंग विच डज नॉट गो एंड कंपेल विथ व्हाट इज टोल्ड टू यू दैट टाइम, है ना, वो ध्यान रखोगे। फिर जब तक पिक्चर में ऐसी कोई चीज आती नहीं है तब तक डू नॉट किल एनीबडी, चाहे वो हीरो मार रहा है या हीरो को कोई मार रहा है जबकि तुम्हें दिख ही नहीं रहा है ऐसा कुछ भी। डू नॉट स्टील एनीथिंग, डू नॉट हरास एनीबडी, हीरो को भी कोई हरास नहीं करे जबरदस्ती, जब तक कि वो पिक्चर के अंदर शो नहीं किया गया कि कोई और बाहर से आके कर रहा है या कोई और कैरेक्टर उसको हरास कर रहा है, नहीं डालना। टेररिज्म नहीं दिखाना है, रेप नहीं दिखाना है, सुइसाइड नहीं दिखाना है, असॉल्टिंग नहीं होना चाहिए, डेथ जब तक नहीं दिखाया गया तब तक मत दिखाओ। एक्सीडेंट का केस है तो तुम्हें थोड़ी पता है कि एक्सीडेंट में वो इंसान मर गया है या नहीं मरा है, जो कैरेक्टर है वो, है ना, ही कैन बी वुंडेड। फिर एक्सीडेंट का है वो नॉर्मली ऐसे ही इज जस्ट लाइंग डाउन और उसमें लिख देते हो सीरियसली वुंडेड या प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग, दिख थोड़ी रहा है वहां पे तुम्हें। ये तो तुम्हारी सोच है ना कि वो कितने ज्यादा इंटेंसिटी में बीमार होगा या कितने ज्यादा इंटेंसिटी में ब्लीड कर रहा होगा,
पर अगेन द सेम थिंग, इसका अपोजिट भी है। जब डेथ केस दिख रहा है तो वो डेथ केस है, उससे भागना नहीं है फिर, ठीक है। हाँ, नाउ आजाद, यू हैड अ डाउट? ठीक है, ये मैंने तुम्हें, एक मिनट रुको, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग, डू नॉट हार्म योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स, योर क्लोज रिलेटिव्स इन द स्टोरी। पहली बात तो तुम्हें वैसे भी नहीं करना चाहिए ये चीज, है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो बॉन्ड होते हैं या तुम्हारे जो रिलेशंस होते हैं इन सब लोगों के साथ में, वो अच्छे रखने हैं इन जनरल। देखो, ये सारी जो चीजें मैंने तुम्हें फर्स्ट डे पे बताई थी ना, दैट हैव अ गुड रिलेशन विथ योर क्लोज पीपल लाइक योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर रिलेटिव्स, योर टीचर्स, इनके साथ में अच्छे रिलेशंस रखो। बी अ सोशल पर्सन इन जनरल, डोंट बी एन इंट्रोवर्ट, बी एन एक्सट्रोवर्ट, somebody who's easy to make friends and somebody who is good to be a friend, in fact, है ना, and somebody who can make friends very easily. फिर somebody who is helpful, somebody who is of that mindset कि यार मैं कुछ अच्छा करता हूँ, मेरे देश के लिए कुछ अच्छा करता हूँ, मेरे सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करता हूँ, मुझे जिस चीज की सैलरी मिल रही है सिर्फ उसके लिए नहीं, उसके अलावा भी कुछ अच्छा करता हूँ, है ना। तो ये जो माइंडसेट है, टू सर्व द नेशन या टू सर्व द सोसाइटी, वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, we have to give back to our parents, we have to give back to the nation. ये माइंडसेट हर किसी का होना चाहिए इन जनरल भी, है ना, क्योंकि ये माइंडसेट होगा तभी तुम्हारी टैट के अंदर ये अपने आप निकल के आएंगी चीजें। If you are somebody who has already joined an NGO, let's say, and you are providing some free service to some for XYZ reason, किसी भी चीज के लिए, या you are doing something social welfare, तुम कुछ कर रहे हो, तो वो चीज तुम्हारे को फटाक से दिमाग में क्लिक करेगी जैसे उस तरह की कोई पिक्चर दिखेगी तो, क्योंकि वो कर रहे हो। तो उसमें फिर तुम क्या नेगेटिव लिखोगे? लिख ही नहीं सकते। उसमें एक्शंस क्या लिखोगे? भर भर के एक्शंस लिखोगे, क्योंकि ऑलरेडी कर रहे हो। तो बी दैट पर्सन जिसमें ये सारे वेलक्यूज हैं। करेज फैक्टर होना चाहिए तुम्हारे अंदर। तो सबसे पहले तो करेज यहीं पे खत्म हो जाता है तुम लोगों का, जब तुम्हें डर लगता है कि रिजल्ट क्या आएगा, आएगा देखेंगे। डिटर्मिनेशन वहां पे दिखना चाहिए कि यार जो आएगा मेरा रिजल्ट, आई विल डू दिस थिंग। तो जब ऐसा मन के अंदर होने लग जाएगा ना, जिस दिन अपने मन को तुम लोगों ने साध लिया, एज वी से इन हिंदी, है ना, द डे यू हैव प्रॉपर कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। नाउ EQ, व्हाट इज EQ? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज EQ? बताओ क्या होता है EQ? इमोशनल क्वेश्चन। क्या होता है? It is the ability to control our emotions and others' emotions also. Understanding our self-emotion. No, it is not to control our emotions. वो होता है कि कितने मतलब इमोशन आइडेंटिफाई कर सकते हो और कितना। It is अजय एक बार गूगल करो। It is that you actually accept the emotions and then how do you perform even after knowing that you have that emotion. कि आपकी लाइफ, हाँ बोलो मैम, इमोशनली रीजनेबल। यस, कि उन इमोशंस के अंदर भी यू आर एबल टू टेक टैक्टफुली एंड रैशनली, यू आर नहीं, इनफैक्ट लॉजिकली यू आर एबल टू टेक द राइट एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और प्रैक्टिकल स्टेप्स एंड एक्शंस, इज व्हाट योर EQ इज। कई लोगों को लगता है EQ इज नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ इमोशन in yourself. That's not the case. Emotions will be there. If you don't have the right amount of emotions inside you, then ethically you won't be able to understand other people. If you're not able to understand other people as a leader, you won't be able to do work for their welfare. है ना? और बहुत जरूरी है ये होना. नहीं तो you'll be a leader who is just, forcing and harassing and pressurizing the fellow teammates. Having the emotions is very important. Now, ये सारी चीजें बता दी. अभी ये तो साइड के ऊपर है. अच्छा, हर स्टोरी के अंदर आपका जो हीरो है, he or she should not be doing everything single handedly. अगर वो अकेले ही हर स्टोरी के अंदर लगा हुआ है कुछ भी करने में, तो दैट ऑल्सो शोज कि आपका हीरो जो है वो सिर्फ अकेले ही काम कर सकता है. ही कैन नॉट वर्क इन अ प्रॉपर टीम. तो टीम भी इन्वॉल्व करनी है. ठीक है, ये ध्यान रखोगे. अगर ग्रुप इन्वॉल्व हुआ है, सो ग्रुप को इन्वॉल्व करोगे. फिर वहां पे हिम और हर या द ग्रुप एंड हिम एंड द ग्रुप, इस तरह से नहीं. फिर वो द ग्रुप डिड दिस थिंग, है ना.
इस तरह से लिखोगे उसके बारे में। और ये चीज तुम्हारे जब इंटरव्यू में भी पूछी जाती है क्योंकि यू हैड टेकन पार्ट इन सो एंड सो एक्टिविटी व्हिच इज अ ग्रुप एक्टिविटी, लेट्स से यू did you take part in football? Yes sir, I did. Did you won anything? Yes sir, our team won the first prize or our team won the gold medal. So it was a team, क्योंकि सबका इक्वल एफर्ट्स था, इक्वल कंट्रीब्यूशन था, तुम्हारे अकेले ने नहीं किया। सर आई वन ऐसे नहीं होता, सर माय टीम और आवर टीम won the match, we were first in the match, या we won the gold medal in the match, in silver medal in the match, इस तरह से होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज जिस तरह से तुम यूज करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपने हीरो को बहुत ही ग्रीडी मत दिखाओ, प्रेज सीकिंग मत दिखाओ, बट ऑल्सो डोंट डाउनग्रेड योर हीरो। ही वॉज फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, जबरदस्ती लिखते हो, क्यों लिख रहे हो? नहीं लिखना। He was not from a poor family, अच्छी खासी फैमिली दिख रही है उसकी, पुअर दिख ही नहीं रहा, वो क्यों लिख रहे हो जबरदस्ती he was from a poor family? तो अपने हीरो को बहुत ही ऐसे दयनीय स्थिति में मत दिखाना, you know, very poor, he was from a very humble background, नहीं। तो हीरो को डाउनग्रेड भी मत करो और हीरो का ऐसा सुपर हीरो भी मत बना दो जबरदस्ती। जैसे कई लोग स्टोरी में लिखते हैं everybody congratulated him, everybody praised him, everybody was so happy, 10 लाइन लिखी अगर स्टोरी के अंदर तो उसमें से 5 लाइन तो यही लिखते हो। नहीं, जो तुम्हारा आउटकम है दैट शुड एंड इन 1.5 लाइन। मैं तो कह रही हूँ उससे ज्यादा लिखो ही मत आउटकम को, 1.5 लाइन बहुत होती है। ठीक है, आउटकम इतना ही लिखना है, उससे ज्यादा अगर हर जगह यही चीज डालते जाओगे तो दिस विल शो दैट योर हीरो इज वेरी प्रेज सीकिंग। हर चीज में उसको लाइमलाइट चाहिए, अटेंशन, ही नीड्स अटेंशन। हीरोज डोंट नीड अटेंशन, तुम्हारा हीरोज नहीं, सॉरी, द लीडर्स दे डोंट नीड attention in that manner, limelight नहीं चाहिए होती है। they will do their work and they'll silently just walk off, क्योंकि गोल पूरा होना चाहिए, बस that's it, है ना। फिर तुम्हारे हीरो का कोई एम्बिशन नहीं है ऐसा भी मत कर देना कि हीरो का कोई गोल ही नहीं है, हीरो आया काम किया और चला गया, नहीं। एम्बिशन लेस भी नहीं होने चाहिए, योर हीरो शुड हैव एन एम्बिशन। हीरो को अच्छा गोल दो, गोल में भी ऐसे दिखाओ कि वो हीरो कुछ करना चाहता है, ही विशेस टू डू समथिंग। ओके, समझ गए? ये सब तुम्हारे टैट के अंदर आएंगे। अभी टैट के अंदर एक और चीज बताती हूँ, तुम्हारे पिक्चर्स जब शो होती है टैट के अंदर तो हीरो का एज क्या रखना है? देखो, एज मोर और लेस इफ इट कैन बी अराउंड योर एज +- 3 years चलेगा। मोस्टली तुम्हें हीरोज या जो सॉरी हीरोज तो नहीं, लेकिन जो कैरेक्टर्स होंगे वो तुम्हारी एज के अराउंड ही दिखेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। हर स्टोरी के अंदर ऐसा नहीं हो कि हर स्टोरी में तुम्हारी एज है 24 और हर स्टोरी में वो 30 years का लिख रहे हो तुम लोग अपने कैरेक्टर को। हर स्टोरी के अंदर तुम लोग अपने कैरेक्टर 10 साल का लिख रहे हो। दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई विथ योर ओन एज, है ना। तो एज अपने आसपास लिखना। हो सकता है कि किसी एक पिक्चर में एक एल्डरली पर्सन है तो बाहर से इंट्रोड्यूस कर सकते हो टैट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू विश टू इंट्रोड्यूस, नहीं करना चाहते हो तो इस वाले कैरेक्टर को भी बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक आधी स्टोरी में ऐसे बना सकते हो। फिर जेंडर क्या होना चाहिए? नाउ इफ यू आर अ लेडी कैंडिडेट हो, उस केस के अंदर योर जेंडर शुड बी ऑफ योर सेम, ऑफ योर जेंडर इटसेल्फ। लेकिन कोई ऐसा पिक्चर आ गया जहां पे सिर्फ मेल ही है तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आधी स्टोरी में उसको बना सकते हो, बट सारी स्टोरीज में नहीं। अब बहुत सारी स्टोरीज में ऐसा हो गया कि 4 या 5 स्टोरीज में फीमेल कैरेक्टर है तो भी हर बार मेल कैरेक्टर को उठा के कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई विथ योर ओन कैरेक्टर, है ना, कैरेक्टर नहीं, सॉरी, ओन जेंडर। सेम थिंग अगर जेंटलमैन हो या तुम लोग, इफ यू आर अ मेल कैंडिडेट, उस केस के अंदर भी हर बार तुम लोग लेडी के ऊपर मत बनाना। दैट मीन्स यू आर वेरी ऑब्सेस्ड विद दैट जेंडर, या यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई your own gender, है ना, you're not able to identify with your own gender। इसलिए सेम कोशिश करो कि सेम ही जेंडर हो। नहीं हो पा रहा है एक आधी पिक्चर में तो कोई प्रॉब्लम। और हाँ, ब्लैंक स्टोरी के अंदर, ब्लैंक स्टोरी में कोशिश करो तुम्हारी सेम एज का कैरेक्टर हो, सेम जेंडर का कैरेक्टर हो। बचपन वाली स्टोरीज मत लिखना, अभी की स्टोरी लिखना, कुछ अभी के ऊपर, है ना, जो तुम्हारी एज है उसके अराउंड अपना हीरो का कैरेक्टर देना, एज देना, ठीक है। और बताओ, हाँ बोलो, किसी ने हैंड रेज किया। दी, मुझे ये पूछना था, अभी आपने जेंडर का बताया
तो एक पिक्चर थी इसमें मतलब फ्रंट में तो 2 मेल्स वर टॉकिंग एंड सिटिंग एंड एक रूम था, उसके एंट्रेंस पे इन सम डिस्टेंस अ लेडी वाज स्टैंडिंग। तो उस केस में कहाँ मतलब स्टोरी अभी मेल जेंडर पे ज्यादा सही बनेगी ना, फिर फीमेल जेंडर को तो ऐसे लगेगा डेलिबरेटली ला रहा अगर है। कोई एक पिक्चर आती है तो नॉट एन इशू, नॉट एन इशू, बना सकते हो, पर हर पिक्चर में ऐसा मत करना। सारे ठीक है। पिक्चर्स आ रही हैं उनमें ऐसे तुम्हें एक मेल कैरेक्टर दिख रहा है और एक फीमेल कैरेक्टर दिख रहा है, या एक बच्चा दिख रहा है और फीमेल कैरेक्टर दिख रहा है तो बच्चे पे बना दी, दूसरे बार में उस मेल कैरेक्टर पे बना दी। ऐसे हर पिक्चर में मत करना है, 2-3 पिक्चर्स में ऐसा मत करना है जिसमें तुम्हें फीमेल दिख रही है ऑलरेडी, है ना। एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें नहीं पता होगा कि लाइक तुम्हें लगेगा कि प्रोमिनेंट कैरेक्टर इसको मान सकते हैं, प्रोमिनेंट कैरेक्टर जो तुम्हें लगता है वो प्रोमिनेंट कैरेक्टर बन जाएगा। जस्ट डिपेंड्स टोटली, तुम्हारी अपनी स्टोरी है, तुम्हारी स्टोरी में तुम जिसे चाहो उसे हीरो बना सकते हो, है ना। वो एक चलो छोड़ो, लेकिन इट्स यूजुअली सेड ऑन दीज सोशल मीडियाज एंड ऑल ना कि तुम्हारी स्टोरी है, तुम्हारी स्टोरी में तुम खुद हीरो क्यों नहीं हो, व्हाई यू आर नॉट द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी, है ना। तो साइड कैरेक्टर्स को क्यों हीरो बनाना है, सेम थिंग हियर आल्सो। तुम्हें जो लगता है कि साइड कैरेक्टर है उसको हीरो बनाना है तो बना सकते हो, तुम्हें लगता है कि ये मेन कैरेक्टर है इसी को बनाऊंगा तो मेन कैरेक्टर को बना दो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट तुम्हारा जो हीरो है ही शुड कम आउट एज ही और शी शुड कम आउट एज अ लीडर। एज अ लीडर का मतलब क्या होता है, डोमिनेट करना नहीं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसके ट्रेट्स शुड कम आउट एज अ लीडर। अब तुम्हारा हीरो है वो जाके हर बार जो है एक किसी और इंसान से डिस्कशन कर रहा है, फिर उसको बोल रहा है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, तो इज ही अ लीडर? ही इज नॉट एबल टू टेक हिज ओन डिसीजंस, तो ही इज नॉट अ लीडर देन, है ना। ही शुड बी एबल टू टेक डिसीजंस, राइट। हाँ बोलो। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। मैम पहले ये एक सवाल है कि जो 11 पिक्चर्स आते हैं क्या वो रिपीट होते हैं, मतलब पहले किसी बोर्ड में आए होंगे और ऐसे कुछ रिपीट होते हैं क्या? होते हैं। अगर मैम कोई बेवकूफ अगर होगा मेरी तरह जो प्रैक्टिस करता रहता है इन सबको, आपने बोला पहला जो थॉट आए तो मैंने प्रैक्टिस किया है तो एक कंसीव थॉट तो रह चुका होगा। अगर मैं गुड क्वेश्चन। प्रैक्टिस करते टाइम पे प्री कंसीव्ड आइडिया इज व्हाट यू आर सेइंग। एग्जैक्ट पिक्चर पे अगर तुमने कुछ प्रैक्टिस किया था घर पे, है ना, ऐसे सारी पिक्चर्स तो नहीं आएंगी, बट लेट्स से कि तुम गए थे किसी एसएसबी बोर्ड में गए और तुमने वहां पे वो देखा पिक्चर और नेक्स्ट टाइम में तुम्हें सेम पिक्चर आ गई, सेम, है ना, डिट्टो, तो तुम वो स्टोरी लिख सकते हो, नॉट एन इशू। वो क्या हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हर स्टोरी थोड़ी सेम आएगी, हर पिक्चर थोड़ी सेम आएगी, है ना, हर पिक्चर तो नहीं आएगी, तो अलग अलग आइडियाज अपने आप ही आएंगे ऑब्वियसली। फिर दूसरी चीज, लेट्स से कि तुमने जो प्रैक्टिस किया वो सेम डॉक्यूमेंट था जो वहां पे आया, तो क्या करोगे इस केस के अंदर? स्टोरीज तुम्हारी एक्चुअल में वो होनी चाहिए जो नेचुरल स्टोरीज हैं, जो रिलेटेबल हैं। अगर ये क्राइटेरिया टिक कर रहे हैं तो ऑलरेडी, ऑल्दो ये चीजें पता नहीं चलेंगी कि तुमने पहले से प्रैक्टिस किया या नहीं किया, है ना। हाँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि तुमने जो प्रैक्टिस किया एग्जैक्टली वही चीजों पे वही पिक्चर्स आ जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। बट सिमिलर लुकिंग पिक्चर्स आ सकती है। अगर सिमिलर लुकिंग पिक्चर्स आई, एक मिनट रुको, जैसे कि ये पिक्चर दिख रही है तुम लोगों को? इज इट विजिबल? दिख रही है? देख लो ये पिक्चर एक बार, दीदी देख लिया? अब देखो और दिखाती हूँ। ये पिक्चर देखो, सिमिलर है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसी का दूसरा पीओवी है। हाँ, है ना। सिर्फ इसमें भी एक कैरेक्टर स्टैंडिंग अप, अदर्स आर सीटेड इन फ्रंट ऑफ हिम। उस पिक्चर के अंदर भी वन कैरेक्टर वाज स्टैंडिंग अप, अदर्स वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, है ना। दैट टाइम दैट पर्सन वाज आल्सो रेजिंग हिज हैंड, वन हैंड, दिस टाइम बोथ द हैंड्स आर अप इन द एयर। देन देयर इज दिस वन पंप ओवर हियर दैट यू कैन सी। वहां पे ऐसा पंप जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था। टुवर्ड्स द राइट साइड यू कैन सी, राइट, ये वाला जो है एरिया, देखो
ये दिखेगा। ये पंप जैसा स्ट्रक्चर वहां पे नहीं है, वहां पे भी एक पेड़ लाइक स्ट्रक्चर था कैरेक्टर के पीछे, यहाँ पे भी एक पेड़ लाइक स्ट्रक्चर है। ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे जो है बैरन लैंड नहीं है, यहाँ पे क्रॉप है। स्क्रीन पे तुम्हें इतना विजिबल नहीं है, मुझे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्रॉप्स है। वहां पे बैरन लैंड था, एकदम लैंड खाली पड़ा हुआ था, जस्ट 2 ट्रीज वर शोन पहले वाले पिक्चर के अंदर। तो ये सिमिलर लुकिंग पिक्चर हो गया ना, वैसा ही है ऑलमोस्ट ये। लेकिन क्या ये दोनों पिक्चर्स सेम है? नहीं, ये दोनों पिक्चर्स अलग अलग है ना। पिक्चर्स थोड़े से अलग है क्योंकि यहाँ पे वाटर पंप दिख रहा है, यहाँ पे तुम लोगों को क्रॉप दिख रहा है पीछे की तरफ। क्या तुम सेम स्टोरी लिख सकते हो? लिखने को लिख सकते हो, फिट भी कर दोगे इसके अंदर, लेकिन पिक्चर्स अलग अलग है, ये सेम पिक्चर नहीं मान सकते इन दोनों। समझ गए? तो तुमने उस टाइम पे जो स्टोरी लिखी है उस पहले वाली पिक्चर पे, हो सकता है कि वो प्रैक्टिस करके गई होगी, वहां पे जाके ये वाली पिक्चर आ गई। तो तुम ट्राई करते हो फिट करने की उसकी स्टोरी इसके अंदर, तो बाकी के फैक्टर्स जो है वो तुम इसको इग्नोर मार देते हो। यहाँ पे तो फिर भी ऐसा है कि क्रॉप वाली चीज पे करोगे तो लिख जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उनको मिस आउट कर देते हैं। अगर मेडिसिन पढ़ी होंगी तो तुम उसको मिस ही कर दोगे कि नहीं है यहाँ पे, है ना। बुक्स पढ़ी होंगी टेबल पे तो नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रही कि हर एलिमेंट जो तुम्हारी स्टोरी के अंदर आना चाहिए, बट अगर वो सिग्निफिकेंट एलिमेंट है और उसके बेसिस पे पूरी स्टोरी बन सकती थी, तो वो तुम मिस आउट कर देते हो कि नहीं है ही नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों? जैसे मैं yesterday one of the students called me and he was discussing one picture with me, जिसके अंदर, और बहुत ही कॉमन पिक्चर है ये, कि a lady is standing and there is a child who is playing with something toy like structure, जैसे टैंक जैसा कुछ है टॉय, and there is a picture on the wall, है ना, और पिक्चर के ऊपर माला लगी हुई है, और वो ऐसे लग रहा है कि यूनिफॉर्म के अंदर है वो पर्सन, है ना। कॉमनली यूज पिक्चर है ये, है कि नहीं है? Yes, उस केस के अंदर अगर वो जो पिक्चर, जो फोटोग्राफ है या जो फोटो है फ्रेम के अंदर जिसपे माला चढ़ी हुई है, तुम उसको अगर इग्नोर करते हो तो स्टोरी इतनी ज्यादा रिलेटेबल नहीं बनेगी, बट उसी केस में उसको देखते हो तो तुम्हारे लिए रिलेटेबल बनेगी। अब पिक्चर्स पे क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं? कुछ भी आइडियाज हो सकते हैं। बताओ, ऐसी पिक्चर आएगी तो क्या आइडियाज हो सकते हैं? मार्टियर के रिगार्डिंग। अच्छा, मार्टियर के रिगार्डिंग क्या? गिव मी द थीम। मैम ग्रैंडफादर मार्टिन। अच्छा, तो उससे क्या फर्क पड़ा? मैम देन द सिबलिंग्स फॉलोड। मैम मार्टिन भी हो सकता है या फिर नेचुरल डेथ भी हो सकता है। ठीक है, और बताओ थीम क्या लिखोगे? सो दिस पर्सन ही टोल्ड मी दिस थिंग कि दीदी मैं इस पे ये लिख सकता हूँ ना कि ये जो लेडी है, शी इज, her husband martyred, attained the martyrdom and she is preparing her son to join the forces. One thing. ऐसे okay fine. दूसरा थीम क्या हो सकता है इसके ऊपर? She herself went. हाँ, she herself went and joined the forces. ये भी ठीक है। और मैम women indulging in multiple activities like वो हैंडलिंग कर रहे हैं होम, मतलब होम जो घर के काम है उसके साथ साथ भी एडिशनल जो पार्ट टाइम वर्क भी कर रहे होंगे घर चलाने के लिए। पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकती, शी हरसेल्फ कांट बी एन ऑफिसर, शी स्टार्ट्स हर ओन। मैम घर में है ना, तो घर में वो दिखाने के लिए, वो एंगल दिखाने के लिए, क्योंकि ये पिक्चर मैंने देखा है वो साड़ी पहन के कुछ अटायर में थे। उसने हाँ, एक घर का ही बिजनेस स्टार्ट किया, होमली बिजनेस, लाइक मे बी अचार पापड़ या साड़ी का बिजनेस, पापड़ मेकिंग। यस उसको मैम। ग्रो किया अपने लेवल पे सो दैट शी कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। पापड़ क्यों बनवा रहे हो? नॉट कुछ अच्छा नहीं कर सकता तुम्हारा कैरेक्टर? टेक्सटाइल मैम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। टेक्सटाइल बना तो कुछ भी सकते हो ना हीरो, Yes, कुछ ma'am. भी अच्छा भी तो कुछ कर सकता है, इससे अच्छा मतलब इससे और अच्छा अपस्केल भी तो कर सकता है। यस मैम। या अपने हीरो को हमेशा अचार और पापड़ ही क्यों बनवाते हो? कॉटेज इंडस्ट्री क्यों बनवा रहे हो? क्यों नहीं कुछ और अच्छा कर रहा है हीरो? यस मैम। Why you are lowering the hero's goals? खुद से ही। एक और चीज बता, can't the hero do one thing? Can't the hero herself do something for the martyrs and their families? NGO. She can open Why some NGO? schools Why for not the something? children. Mhm. Can be the NGO. मैम इसको मार्टिर के एंगल से ना देखकर नेचुरल डेथ भी देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हो, किसने मना किया? तो उसके It's just हिसाब that the uniform person is wearing a uniform इसलिए। यस मैम। Like opening self-help group for we Naris. Yes, why not?
बट उसमें फिर ये लिखोगे कि हाउ डिड शी ओपन दैट अप, हाउ डिड शी कनेक्ट विद द वीर नारीज. Maybe she was at a scenario can be that she was at a home at some Veer Nari's house. Why not? है ना? कितना अच्छा थीम बनेगा अगर ऐसा थीम कोई बनाते हो तो. There are so many things that can be done for the martyrs. मतलब कनेक्ट करने के लिए सोर्स क्या होगा कि how she met other women. सोचो क्या सोर्स हो सकता है. सोचो. कनेक्ट करेगी भी क्यों ये भी सोचो. क्या थीम लिखोगे? Why she would connect with the martyrs? She can be the chairperson of Army Guards Association. Didi, we can also make a story like taking motivation from them. She can be a lieutenant serving the forces. She can be a captain. She can be a major. XYZ कोई भी रैंक. And यूनिट का रेसिंग डे आ रहा है. और रेसिंग डे में सबसे पहले क्या करते हैं बताओ. मतलब टेक्निकली नॉट द फर्स्ट थिंग बट बेसिक चीज जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो होती है तुम्हारे यूनिट के मार्टियर्स को याद करना एंड देयर फैमिलीज. होती है कि नहीं होती है ना. सो दैट इनविटेशन if that person is herself going and giving the invitation, yeah, just to give a personal touch for that. कुछ भी XYZ इस तरह की तुम लोग स्टोरीज लिख सकते हो तुम्हारी, क्योंकि तुम लोग अभी यू आर नॉट सर्विंग इन द फोर्सेस, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें टेक्निकल बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत है कि ऑफिसर क्यों जाएगा करेगा ये सारी चीजें. ऑल्दो मार्टियर्स आर द ज्वेल ऑफ द नेशन. इतना रिस्पेक्ट होना चाहिए. इफ समबडी इज लेइंग देयर लाइफ देन उनके घर पे जाके उनको इनविटेशन कार्ड्स दिए जाने चाहिए, है ना. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. तो क्यों नहीं लिखते हम ऐसी स्टोरीज. लिख सकते हैं ना स्टोरीज लाइक दीज. चलो और बताओ. हो गया. इस तरह की तुम लोग प्रैक्टिस करो स्टोरीज लिखने की. एक दो स्टोरी लिखो मुझे भेजो ग्रुप के अंदर सो दैट आई कैन चेक दो स्टोरीज. और उन स्टोरीज को अगर मैं नहीं भी कर पाती हूँ, लेट्स से इफ आई एम नॉट एबल टू चेक दो स्टोरीज, मैं भूल जाती हूँ या मैसेजेस में पीछे चला जाता है, तो जस्ट डू वन थिंग, उसको हाईलाइट करके और नीचे वापस से लिख दिया करो कि दीदी प्लीज चेक दिस आउट, है ना. सो मैं कर लूंगी, डोंट वरी. तो ऐसा नहीं है कि आई एम इग्नोरिंग दोस थिंग्स या ऐसा कुछ हो गया. वैसे तो मैंने शायद किया नहीं है बट स्टिल, है ना, अगर ऐसा होता भी है तो एक बार और यू पुट अ रिमाइंडर. डीएम से ज्यादा ग्रुप के अंदर डाल दिया करो, बेटर है. बिकॉज फिर सबके सामने इट्स अ लर्निंग फॉर अदर पीपल ऑल्सो, कि तुमने जो किया है वो बाकी लोग भी रिपीट नहीं करें. तुम तो वैसे भी नहीं करोगे. अंडरस्टूड. हाँ अब बताओ. अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे.